बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा एम्पलीफायर है कि जिसमें इनपुट आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देने की वजह से फेज़ में चेंज आ जाएगा 180 डिग्री का। यानी अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है इनपुट पे तो आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो इसकी सर्किट डायग्राम देखें, ये आपको ज़रूर बनानी है। ये देखें, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे पहले सिंबल ड्रा किया। ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, इसलिए सबसे पहले इसको ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, इसको वी नॉट बोलेंगे। यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट देनी है, लेकिन इनपुट देने से पहले हमने एक रेजिस्टेंस लगानी है R1। ये R1 रेजिस्टेंस लगा के फिर हमने इनपुट अप्लाई करनी है। ये हमने इनपुट दे दी किसके ऊपर, इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इसके आउटपुट टर्मिनल को इसके इनपुट टर्मिनल से मिलाना है एक रेजिस्टेंस के ज़रिए से। हाँ जी, तो हम यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस रेजिस्टेंस का नाम होगा R2। ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके गेन को कंट्रोल करना होता है। इसका गेन बहुत हाई होता है, तो इसलिए हम आउटपुट को वापस इनपुट से जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस R2 से। इनपुट अप्लाई करने से पहले एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1। ये इसकी डिज़ाइनिंग है। ये सर्किट डायग्राम आपने इसी तरह से याद रखनी है। अब देखें, हमने ना इसकी करैक्टरिस्टिक को अप्लाई करके वैल्यूज़ निकालनी है। मैंने बोला कि अगर आप इनपुट पे देंगे, लेट्स से कि ये इनपुट आ रही है, ये इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये आउटपुट पे मिलेगी वेवफॉर्म इस तरह से। ये आउटपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा क्योंकि इनपुट जब आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं तो फेज़ में चेंज आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में बदलता है। लेट्स से कि हम अगर इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, इसका मतलब जो आउटपुट है वो फ़िलहाल नेगेटिव टर्मिनल पे है, और जो इनपुट जो है वो फ़िलहाल हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे है। क्योंकि इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव लगा दिया, आउटपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है इसलिए हमने आउटपुट पे नेगेटिव लगा दिया। तो करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो इसका मतलब करंट R1 से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इधर आएगा। जहाँ पे पहुँचेगा तो करंट के दो रास्ते होंगे, इस तरफ और इस तरफ, लेकिन करंट इधर नहीं जा सकता। क्या वजह है? क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। हम इसकी पीछे करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक थी कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, और यहाँ पे इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट यहाँ से इस तरफ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए सारा करंट इधर आने की बजाय इधर से ही सीधा इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे R2 की तरफ चला जाएगा। तो समझ आया कि जो करंट R1 में जा रहा था वो अगर I1 है, और जो करंट R2 में जा रहा था वो अगर I2 है, तो दोनों की वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। क्यों? दोनों में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है करंट, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि I1 की वैल्यू जो है वो I2 के बराबर होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई है। साथ आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। ये हमने इसलिए किया है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई थी, इसकी वजह से I1 I2 के बराबर आया है, वरना नहीं आना था। I1 किसके बराबर होता है? ओहम लॉ आप जानते हैं बेटे। ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू द करंट। तो यहाँ पे हमने इस R1 के ऊपर I1 निकालना है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना है क्या है। ये इसका जो टर्मिनल है ये तो हमें नज़र आ रहा है, इसके इस टर्मिनल पे रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल हैं, एक ये लेफ़्ट वाला और दूसरा ये राइट वाला। तो इसके इस टर्मिनल के ऊपर तो पोटेंशियल की वैल्यू V इनके बराबर है, और इसके इस टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट के बराबर है। ये मुझे कैसे पता चला? हमें पता चला वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से। हमने लास्ट टाइम जब तीसरी करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हमने बोला था कि इसका ओपन लूप गेन बहुत हाई होता है, यानी अगर इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 0 पे लगाया हुआ है तो इन्वर्टिंग भी 0 पे होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे जो V माइनस है वो
0 वोल्ट होगा तो इसको आप लिखेंगे इट इज़ वर्चुअली ग्राउंडेड। ठीक है जी, इसको भी आप साथ लिख देंगे कि इट इज़ वर्चुअली ग्राउंडेड। तो V नेगेटिव 0 वोल्ट पे आएगा। अब I1 निकालना बड़ा आसान है, वो बराबर आएगा डेल्टा V1 ओवर R1, और I2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा डेल्टा V2 ओवर R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, V इन माइनस 0 वोल्ट, ये आ जाएगा V इन माइनस 0 ओवर R1, और डेल्टा V2 किसके बराबर है, इस R2 के भी दो टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, यहाँ पे लिख दिया 0, माइनस ये टर्मिनल V0 वोल्ट पे है, यहाँ पे लिख दिया V0 ओवर R2। तो ये देखें हमारे लिए बड़ा आसान हो गया इसको सॉल्व करना। यह आ जाएगा V इन ओवर R1 इक्वल टू माइनस V0 ओवर R2। ये ऐसे आ गया। हमने वोल्टेज गेन निकालना है ना, इसलिए हम V0 ओवर V इन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये V इन इस तरफ ले आए, R2 को उस तरफ ले जाए, ये माइनस R2 ओवर R1 लिख दिया, ये R2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये V इन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा V0 ओवर V इन। हमने आउटपुट ओवर इनपुट निकालनी थी इसलिए हमने ऐसा किया है। ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज गेन, ये किसके बराबर आया है, माइनस R2 ओवर R1 के। अगर R2 की वैल्यू मैं 10 ओम रखता हूँ और R1 की वैल्यू 1 ओम रखता हूँ, या 10 किलो ओम रखता हूँ और 1 किलो ओम रखता हूँ, तो रेशो जो है वो -10 के बराबर आएगी। इसका मतलब गेन हमारे कंट्रोल में है, जितनी वैल्यू हमने सेट करनी है R2 और R1 की उतनी ही वैल्यू हमें गेन की मिलनी है। तो ये इसलिए हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं ताकि गेन जो है हमारे कंट्रोल में आ सके। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज that input will be inverted by 180 डिग्री फेज। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव में बदल रहा था ना, तो ये नेगेटिव का साइन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखें हमने बड़ी आसानी से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे हम उसको यूज़ किया है, और ये उसकी डिज़ाइनिंग थी। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, अगर दोनों आ जाते हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग तो लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है। लिहाजा समझ लें कि ये इसका ए पार्ट था, ये जो अभी हमने किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे, और अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे तो यूज़ करते हैं तो ये इसका बी पार्ट होगा। तो अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। जी बच्चों, तो देखें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट जो है उसको अब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे कनेक्ट किया है। फ़र्क सिर्फ इस पे ये डाला है, यहाँ से मैंने इनपुट हटा के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रही है। बाकी सर्किट के कंपोनेंट एज सच वैसे ही हैं जैसे पहले इन्वर्टिंग के केस में थे। तो R1 और R2 भी बिल्कुल उसी तरह से कनेक्टेड हैं जैसे पहले कनेक्टेड थी, और जो बाकी आउटपुट थी वो भी उसी तरह से हमारे पास आ रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि अगर आप इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं या फिर इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो आउटपुट पे भी हमें नेगेटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, कोई फेज़ चेंज नहीं होगा। यानी ये देखें, ये अगर इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी हमें नेगेटिव हाफ साइकिल ही आएगा, ये आउटपुट पे भी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो अगर आउटपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो फिर से देखें कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इसकी वेवफॉर्म को, ये हमें आउटपुट पे मिल रहा है। इनपुट पे चूँकि नेगेटिव हाफ साइकिल था तो आउटपुट पे भी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यानी इस इंस्टेंट के ऊपर आउटपुट जो है उसको आप नेगेटिव टर्मिनल पे ले सकते हैं, और ये जो हमारा वैल्यू है इसको आप एक 0 वोल्ट के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो 0 वोल्ट डेफिनेटली हाई पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन फिर दोबारा यही बनेगी कि वो 0 वोल्ट से होता हुआ इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, वो पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और ये फिर करंट R1 से होता हुआ R2 से जाएगा। तो करंट का सिर्फ एक ही पाथ है, वो R1 से R2 की तरफ जा रहा है। इसलिए हम दोबारा लिखेंगे कि I1 दोबारा किसके इक्वल आएगा, I2 के
ये क्यों आएगा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एज फिर दोबारा लिखते इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से I1 I2 के बराबर है। I1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा V1 ओवर R1 के, और I2 किसके बराबर आएगा, डेल्टा V2 ओवर R2 के। ये हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इस केस में जो पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग का होना है वही इन्वर्टिंग का होना है। अब नॉन इन्वर्टिंग को आपने V इन पे अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल भी V इन पे होगा। ये जो पोटेंशियल है ये V इन के बराबर आएगा। लिहाजा R1 के दो टर्मिनल, एक टर्मिनल 0 वोल्ट पे है और दूसरा V इन पे है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि जो V इन्वर्टिंग है वो हमारे पास V इन के बराबर क्यों है। उसकी रीज़न क्या है कि एज V प्लस इज इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू V इन्वर्टिंग। तो अगर V इन्वर्टिंग जो है वो इनपुट पे है, V इन के बराबर है, तो डेफिनेटली V इन्वर्टिंग भी V इन के बराबर ही होगा। इसलिए डेल्टा V1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस V इन ओवर R1, और डेल्टा V2 बराबर आ जाएगा V इन माइनस V0। एक टर्मिनल V इन पे जुड़ा हुआ है और दूसरा V0 पे, लिहाजा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, V इन माइनस V0 ओवर R2 के। यह आ जाएगा माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू V इन माइनस V0 ओवर R2। ये R2 दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दिया। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमें आउटपुट को अलग लिखना है, इनपुट को अलग लिखना है। तो मैं ये सारी वैल्यू जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये भी प्लस हो जाएगी। ये आ जाएगा V0 ओवर R2 इज़ इक्वल टू, ये पहले लिखी थी यहाँ पे, ये आ जाएगा V इन ओवर R2, ये इधर आके प्लस हुई, ये आ जाएगा V इन ओवर R2, सॉरी ये R1 है, ये इधर आके प्लस हुई है। जो ये सारी वैल्यू हमने इस साइड पे शिफ्ट की, ये इधर आके प्लस हो गई। अब V इन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लें, ये आ जाएगा V0 ओवर R2, इसको ऐसे ही लिख दिया। V इन कॉमन आ गया, ये देखें V इन कॉमन आया ना, अंदर क्या बचा, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब चूंकि हमें वोल्टेज गेन निकालना है, और वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है हमेशा, V0 ओवर V इन के। तो ये V इन इधर डिवाइड हो जाएगा, ये R2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा V0 ओवर V इन इज इक्वल टू, इस R2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा R2 इंटू 1 प्लस सॉरी इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। ये देखें, अब R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू जो है ये वोल्टेज गेन कहलाती है, इसको G से लिख देते हैं, ये G के बराबर आ जाएगी। R2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा R2 ओवर R2 प्लस R2 ओवर R1, ये इसे कैंसिल कर दिया, तो गेन आया हमारे पास 1 प्लस R2 ओवर R1। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और दूसरी गेन की वैल्यू, एक वैल्यू ज़्यादा मिल रही है पिछले केस में आंसर R2 ओवर R1 के बराबर था। यानी अगर R2 की वैल्यू 10 रखते हैं, R1 की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 10 ओवर 1 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 आंसर आएगा। पिछले केस में ये आंसर किसके बराबर आ रहा था, यानी 10 ओवर 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। पिछले केस में ये आंसर 10 के बराबर आ रहा था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि गेन की वैल्यू, एक वैल्यू ज़्यादा हो गई है और दूसरा इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसलिए जो इनपुट पे अगर नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, अगर इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं दोनों ही केसेस। सेपरेटली अगर एक पूछा जाता है तो इसका मतलब वो शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, और एक को भी लॉन्ग के तौर पे पूछा जा सकता है, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा जो अपना लेंथी करके उसको लिखना होगा।